मोर एंड मोर एक्सपेंसेस। बट बिफोर दैट हम क्या बात करेंगे कि जब हमें फार्मिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। आपके जो फार्म की बेसिकली लैंड की जो मिट्टी होती है हमें उसे प्लग करना पड़ता है, बिकॉज जब हम बहुत दिनों तक फार्मिंग नहीं करते तो वो मिट्टी जो है वो बहुत टाइट हो जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लग करना पड़ता है, या तो बुलक कार्ट्स की हेल्प से या फिर आजकल तो हम ट्रैक्टर की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सोइंग द सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स इज बेसिकली जब आप बीजों को बेसिकली क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बीजों को लेते हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो चाहे आप मार्केट से ले रहे हो, उसके बाद उस बीजों को पानी में रखा जाता है थोड़े टाइम के लिए। फिर उस टाइम पे वो बेसिकली क्यों किया जाता है कि क्या आपके वो बीज जो अच्छे हैं या फिर ख़राब है। तो जो ऊपर फ्लोट करते हैं वो ख़राब सीड्स होते हैं और जो नीचे आपके पानी में बैठ जाते हैं वो अच्छे सीड्स होते हैं। उसके बाद इन बीजों को बेसिकली बोया जाता है लैंड के अंदर। उसके बाद मैन्योरिंग की जाती है एंड आफ्टर दैट इन चीज़ों को पानी दिया जाता है, बिकॉज इरिगेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वो हमने देखा था कि मॉडर्न सिस्टम में जो हसमुख भाई थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैनाल सिस्टम का बेसिकली यूज़ किया था इरिगेशन के लिए, और उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर भी लगाया था। आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग। जब आपकी खेती हो जाए, जब आपकी फार्मिंग हो जाए तो उसके बाद आप कटाई करते हो, उस क्रॉप को काटते हो, और उसके बाद स्टोरेज क्योंकि आपने बेसिकली एक बहुत ही बड़े लैंड पे क्या किया है, फार्मिंग की है, तो उस इतना सामान आपके पास होता है कि आपको एकदम से तो वो नहीं बिकेगा, तो उस पर्पज़ के लिए आपको पहले उसे स्टोर करना पड़ता है कहीं पर। नाउ more and more expenses. The next 20 years saw even more changes. अब अगले आने वाले 20 साल में और चेंजेस हुए, लाइक विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वॉज नो काउ डंग टू बी यूज इन द फील्ड एज अ फर्टिलाइजर्स। अब हम अगर पहली बात करें तो दामजी भाई जो थे उनके पास काउज भी थे और बफेलोज भी थे, तो वो उनका जो गोबर होता था, काउ डंग होता था, वो उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे। तो वो एक फ्री का फर्टिलाइज़र हो जाता था और उनकी जो सब्जियां होती थी या जो उनका वीट वगैरह बाजरा जो भी वो बोते थे वो अच्छे से फ्लरिश करता था। मगर क्योंकि आजकल तो हमने ट्रैक्टर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अब ना तो ज़्यादा काव है ना ही बफेलो है, तो इसका मतलब काव डंग भी नहीं होगा, और काव डंग नहीं है तो हम उसे एज अ फर्टिलाइज़र भी खेतों में यूज़ नहीं कर सकते। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र। अब उनके पास क्योंकि काव डंग नहीं है तो हसमुख को क्या करना पड़ता था, उसको बहुत ही महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स को लाना पड़ता था। द न्यू काइंड ऑफ अ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप वर ईजली अफेक्टेड बाय द हार्मफुल इंसेक्ट्स। और ये जो बीज जो है, ये शॉप से जो बीज लाए जाते थे, सीड्स लाए जाते थे हसमुख के द्वारा, वो सीड्स भी बहुत ज़्यादा नाजुक थे एंड उनको इस तरीके से प्रिपेयर थे वो कि बेसिकली ज़रा सा कीड़ा लगता था और वो सीड खराब हो जाते थे। एंड मेडिसिन हैड टू बी स्प्रे ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे। अब उस चीज़ के लिए मतलब इंसेक्ट इससे दूर रहे बेसिकली इन सीड से, उसके लिए अब यहाँ पर सेकेंड खर्चा क्या हो गया था कि वहाँ पर स्प्रे किया जाता था, कुछ तरह की मेडिसिन को स्प्रे किया जाता था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या किया जा रहा है, ये क्रॉप्स के ऊपर बेसिकली स्प्रे किया जा रहा है ताकि इनके कीड़े ना लगे। ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर। और जो मेडिसिन उनके ऊपर स्प्रे की जाती थी उनकी बहुत ही गंदी स्मेल होती थी और वो बहुत महंगे आते थे। द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर अ न्यू क्रॉप। अब जब आप नई नई खेती करते हो, कोई नई नई सीड जो है आप बहुत ही लार्ज एरिया में बोते हो, तो उसमें जो कैनाल सिस्टम से पानी आता था, कैनाल वाटर आता था, वो पूरा नहीं पड़ता था। तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता था, सारे फार्मर्स ने पंप्स लगाने स्टार्ट किए टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ डीप अंडरग्राउंड द वाटर। सो बेसिकली व्हाट दे डिड कि उन्होंने ज़मीन के नीचे से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनकी फील्ड को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा था। Now, to meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. अब इतना सारा काम हो गया, लाइक उन्हें फर्टिलाइजर्स को बाय करना पड़ा, उन्हें सीड्स को बाय करना पड़ा, मेडिसिन्स भी लानी पड़ी, फिर उन्हें पंप भी लगाना पड़ा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी था। तो इतने सारे खर्चे को देखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें लोन लेना पड़ा, बैंक से लोन लेना पड़ा। लोन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी से एक बैंक से आप उधार लेते हो कि आप ये उधार जो है कुछ टाइम में वापस कर दोगे, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर इंटरेस्ट लगता है, मतलब आपने जितना पैसा लिया है आपको उससे ज़्यादा पैसा वापस करना होता था। नाउ
Whatever little profit was made was used to repay the loan. अब जितना प्रॉफिट उस फार्मिंग से आ रहा था तो हसमुख भाई को कुछ खास यहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उसको लोन भी पे करना पड़ रहा था. बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉफिट. एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइस वर नॉट एज हाई एज बिफोर. और जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी काफ़ी कम था क्योंकि अब हुआ क्या कि सब लोगों ने कॉटन को बोना स्टार्ट कर दिया. अब कॉटन की फार्मिंग स्टार्ट हो गई, इसका मतलब कॉटन जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो गया और जितना सामान जो है वो ज़्यादा होता है उसका प्राइस उतना ही कम हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्क में मिलता है. वाइल हुआ क्या, अब कॉटन उतना महंगा नहीं बिकता था जितना कि वो हुआ करता था. द सोइल इटसेल्फ हैज़ नो लॉन्गर द सेम. और जो वो मिट्टी थी वो भी एक ही तरह का क्रॉप, एक ही तरह का बीज बो कर क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी. उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं रहा था, वो उतनी रिच नहीं रही थी और उसका भी जो क्वालिटी था आपकी मिट्टी का वो भी ख़राब हो गया था. ग्रोइंग द सेम क्रॉप over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. और क्योंकि उस जगह पर बार बार एक ही तरह के बीज बार बार बोए जा रहे थे और बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा था जिसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई और अब वहाँ की सॉइल इतनी बेकार हो गई है कि अब तो वहाँ कुछ भी बुआ नहीं सकते, मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से बूती नहीं है. Now it was became difficult to earn a living by a farming alone. और ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि खाली हम खेती के सहारे ही अपना घर चला पाए. हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स. अब हसमुख भी टाइम के साथ बदल गया. ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. और अब वो हमेशा चिंता में रहने लगा और गुस्से में रहने लगा. ही इज़ एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग. और जो हसमुख का बेटा था परेश, वो क्योंकि एक पढ़ा लिखा लड़का हो गया था, एजुकेटेड था, तो वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था, वो खेती नहीं करना चाहता था. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर. तो उसने ट्रक ड्राइविंग की जो जॉब है वो ले ली. नाउ आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रिपेड. क्योंकि आखिरकार बैंक का लोन तो उतारना था ही, अब उसको हसमुख उतारे या फिर परेश उतारे. नाउ ओफन परेश डजेंट कम होम फॉर डेज. और परेश जो है काफ़ी दिनों तक घर नहीं आता था. एंड एट टाइम्स ही इज़ अवे फ्रॉम अ वीक. और कई बार तो वह कई हफ्तों तक दूर रहता था अपने घर से. 2 days बैक व्हेन ही केम होम परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग. तो 2 दिन पहले जब परेश अपने घर आया तो परेश कुछ ढूंढने लगा. ही आस्क हिज मदर. तो उसने अपनी मम्मी से पूछा वेयर इज़ दादाजी वुडन सीड बॉक्स, कि दादाजी का लकड़ी का बॉक्स कहाँ है जिसमें कि बीज थे. इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू. इट विल बी यूज टू कीप द स्क्रू एंड टूल फॉर द ट्रक. तो उसने बोला कि वो जो वुडन बॉक्स था दादाजी का, मैं उसमें से सीड्स निकाल दूंगा और उसमें अपने जो ट्रक ड्राइवर था बिकॉज, तो उसमें जितना भी अपना सामान है वो सारा मैं उसके अंदर रख दूंगा, जितने भी टूल्स वगैरह जो औजार होते हैं मैं उस बॉक्स में रख लूँगा और वो सेफ रहेगी. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी. तो क्या अब आपको समझ में आया कि जो बाजरे का सीड था वो अपनी स्टोरी क्यों कह रहा था? बिकॉज उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी. अब आप देखिए परेश ने क्या बोला. बेसिकली ही सेड कि मैं उन सीड्स को फेंक दूंगा ताकि मैं अपने टूल्स रख सकूं. सो दैट मीन्स बाजरे का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा. What can happen to a हसमुख फार्म आफ्टर सम ईयर्स. तो कुछ साल बाद हसमुख के फार्मिंग को क्या हुआ. हसमुख फार्म विल लूज फर्टिलिटी आफ्टर सम ईयर बिकॉज हसमुख इज यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स. हसमुख की जो फार्मिंग थी बेसिकली उसने अपनी फर्टिलिटी, अपनी उपजाऊपना जो है वो ख़राब कर लिया बिकॉज वहाँ पर एक ही तरह का क्रॉप ओवर ईयर बू रहा था. बट उसके साथ साथ क्या हो रहा था, हसमुख जो है बहुत तरह के मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा था जिसकी वजह से सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी खो दी थी और वहाँ पर अब फार्मिंग करना इतना अच्छा नहीं था. नाउ दामजी भाई सन हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर. हसमुख सन परेश इज नॉट अ फार्मर बट अ ट्रक ड्राइवर. वाई वुड ही हैव डन सो. तो दामजी भाई के जो बेटे थे हसमुख, उन्होंने फार्मर बनना
बनने का सोचा, बट जो हसमुख के बेसिकली सन थे जिसका नाम था परेश, वो फार्मर ना बन के वो ट्रक ड्राइवर बना। तो आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? परेश कुड सी दैट हिज फादर वॉज रनिंग इन टू अ लॉस। तो परेश ने देखा था कि उनका जो फादर है हसमुख है उसको बहुत ज़्यादा लॉस था, उसको फार्मिंग में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फार्मिंग हैड बिकम अ कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी विद अ लिटिल प्रॉफिट। और ये एक फार्मिंग जो है ये एक ऐसा व्यवसाय हो गया है जिसमें कि कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता फार्मर्स को। एंड परेश वुड हैव डिसाइडेड टू स्विच टू अ न्यू ऑक्यूपेशन। और परेश ने ये भी देखा था कि उसके जो फादर थे बेसिकली उसके ऊपर काफ़ी लोन भी आ गया है और जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंस रहने लगे थे। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं एक नया ऑक्यूपेशन नए जॉब की तरफ देखता हूँ, बिकॉज उसमें उसको प्रॉफिट था, बिकॉज ट्रक ड्राइविंग में वो ट्रक चला रहा था, उसको पैसे मिल रहे थे, वाइल फार्मिंग में उसके ऊपर कर्जा हो गया था और उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। The seeds were not sure that what Hasmukh was talking about was really progress. तो अब सीड्स बोल रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि जो प्रोग्रेस कह रहा था हसमुख ने बोला था प्रोग्रेस की जो बात की थी, तो आपको क्या लगता है? सो आई थिंक न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू ओवर एक्सप्लॉइट द सॉइल। कि मुझे लगता है कि जो आपने इतना ज़्यादा यूज़ किया है सॉइल का, उसने क्या किया, उस सॉइल की क्वालिटी और बाकी के रिसोर्सेज को ख़राब कर दिया। This lead to lose the fertility of a soil which may result in a land becoming barren। और उसके वजह से जो आपकी सॉइल है उसने अपनी फर्टिलिटी खो दी और वो जो लैंड था बेसिकली हसमुख का वो बंजर हो गया। अ मशीन कैन डू द वर्क फॉर अ many people which leaves many people jobless। और मशीन्स ने क्या किया, मशीन्स इतना ज़्यादा काम कर लेती थी कि वहाँ पर फार्मिंग के टाइम पे जो लोग काम करते थे उन लोगों को भी अब वो भी एक तरीके से जॉबलेस हो गए, उनके पास भी कोई काम नहीं था। टू मच इरीगेशन डिप्लीट्स द ग्राउंड वाटर। और क्योंकि इतना ज़्यादा इरीगेशन मतलब पानी निकाला जा रहा था जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर था उसका पानी भी कम हो गया। एंड दस लीव्स अ लिटिल वाटर फॉर अ फ्यूचर। और इसका मतलब जितना ज़्यादा आप ज़मीन में से पानी निकाल लोगे इतना ही कमी हो जाएगी और आगे वाली जनरेशन को पानी मिलेगा ही नहीं। अपेरेंटली इट लुक लाइक प्रोग्रेस। तो ये एक तरीके से लगता तो है कि प्रोग्रेस हो रही है, बट इट इज़ नॉट द रियल प्रोग्रेस। बट ये एक्चुअल में प्रोग्रेस तो नहीं है। प्रोग्रेस एक्चुअल में लग रहा था वो एक्चुअल में प्रोग्रेस नहीं था, बिकॉज प्रोग्रेस हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें सबका बेनिफिट होता है। मगर यहाँ पर हुआ क्या, हसमुख के ऊपर लोन आ गया, बच्चों ने अपना फार्मिंग छोड़ के किसी और ऑक्यूपेशन में चला गया, जो वहाँ का सॉइल था वो ख़राब हो गया और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सो प्रोग्रेस नहीं थी ये एक तरीके से। आफ्टर दैट हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया। तो क्या आपके एरिया में कोई चेंजेस हुए हैं विच में बी डिफ़िकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जिसको हम प्रोग्रेस नहीं कह सकते? व्हाट चेंजेस आर दीज, और अगर चेंजेस हुए हैं तो वो क्या है? एंड व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैट, और आप क्या सोचते हो उनके बारे में? सो येस, देयर आर मैनी चेंजेस विच मे नॉट बी कॉल्ड अ प्रोग्रेस इन द रियल सेंस। तो यहाँ पर ऐसी बहुत प्रोग्रेस होती है जो कि एक्चुअल में प्रोग्रेस लगती नहीं है। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन अ रोड। जैसे कि आजकल हम अगर रोड्स पर देखें तो इतने सारे वाहन होते हैं, इतने सारे व्हीकल्स होते हैं, बट क्या ये प्रोग्रेस है? मोर व्हीकल्स मेड ट्रेवलिंग ईजियर। अब जितने ज़्यादा हमारे पास व्हीकल्स हैं हम उतने आसानी से जो है सफ़र तय कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जितने ज़्यादा व्हीकल्स है उतना ही ज़्यादा हमारा पॉल्यूशन है। उसकी वजह से हमें बहुत तरह के रेस्पिरेशन से, सांस लेने से प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। उसी तरीके से बहुत सारी मशीन्स इन्वेंशन हुआ है, बट उन सारी मशीन्स के आ जाने पर जो लोग काम किया करते थे वो जॉबलेस हो गए। वो लोग तो कमाए ही नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्हें पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है, उन्हें पैसे नहीं मिलते। सो वी कैन से अगर एक जगह हमें लगता है कि हाँ ये प्रोग्रेस हो रही है, बट उसके इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट मतलब उसके बैड इम्पैक्ट क्या होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ मेजर कंसर्न।